बहुत मुश्किल था हमारे लिए अपनी लाडली को तिल-तिल कर मरते देखना। मैं रात-दिन उसकी सेवा कर रही थी, हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन उसे ठीक नहीं होना था। उसकी पथराई आँखों में हर रोज़ कुछ सवाल तैरते थे, जैसे कह रही हो, मैं खुद को इस पल से दूर, बहुत दूर ले जाना चाहती हूँ। दिमाग की नसें खिंच रही हैं, मुझे किसी अंधेरे कोने में छिपकर बैठना है, लेकिन उसे छोड़कर कैसे चले जाऊँ? अभी तो उसे विदा करने की ज़िम्मेदारी बाकी है। रह-रह कर अम्मा के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं, नीतू अब तू ही सँभाल इसे, आज से विदाई तक की ज़िम्मेदारी तेरी। उनकी बात सुन मेरे आँचल से खेल रही 5 साल की मोना ने मेरी तरफ देखा। तुम मुझे विदा करोगी भाभी? उसकी बड़ी-बड़ी बोलती आँखों में चमक आ गई थी। मैंने मुस्कुराकर हाँ कहा तो खुश हो गई। ऐसे ही लाल साड़ी लाना मेरे लिए और सुंदर सी मेहंदी लगाना। अचानक करंट सा लगा। मैं मोना से किए अपने वादे को भूल कैसे गई। जल्दी से उठ अपनी अलमारी से उसकी विदाई के लिए सहेज कर रखी लाल साड़ी ढूंढने लगी। निचले हिस्से में सबसे पीछे रखी साड़ी को निकाल हाथ में लिया तो फिर रुका नहीं गया। कलेजे से लगा फपक पड़ी। बहुत चाव से खरीदी थी अम्मा ने यह साड़ी मोना की शादी के लिए। कितना हंसी थी मैं की। अम्मा ने तो 5 साल की मोना की शादी की तैयारी भी शुरू कर दी है। अब कौन जानता था कि भविष्य की मुट्ठी में मोना के लिए क्या कैद है। यही एकांत में रो लेना चाहती हूँ। वो आंसू जिन्हें आज तक फर्ज के पीछे रोका हुआ था, जिन्हें मोना के सामने कभी आंखों तक आने की इजाज़त नहीं दी थी, आज उन आंसुओं का बांध टूट गया था। मेरी मोना चली गई थी। माँ आप इस तरह टूटोगी तो, कहती हुई राधा की आवाज़ भर्रा गई। मैंने उसके हाथ में साड़ी पकड़ा दी। देख राधा, सुबह इस साड़ी को पहना देना और मेहंदी लगा देना। मोना के दोनों हाथों में मेहंदी। मोना को बचपन में मेहंदी का बहुत शौक था। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसे मेहंदी लगाकर विदा करूंगी। बहू को बताते हुए मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला। मैं थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हूँ राधा। राधा चली गई और मेरे मन में ना जाने कितने दबे विचार सिर उठाने लगे। पिछले 1 हफ्ते से हम सब जानते थे कि मोना के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा। वह भी जानती थी, शायद तभी अपनी पथराई आँखों को एकटक मेरे चेहरे पर टिकाए रहती। मैं भी उसके पास से नहीं हटी थी। जाने क्या कहना चाहती थी, क्या था उसके मन में, कोई समझ नहीं पा रहा था। कल शाम जब मैंने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले कहा, मोना अगली बार मेरी बेटी बनकर आना, एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई थी उसके निर्जीव चेहरे पर। शायद यही सुनना चाहती थी। उसके बाद उसने आंखें नहीं खोली। आज जब धीरे धीरे नब्ज साथ छोड़ने लगी तो मैं घबरा गई। जानती थी कि वो जाएगी, लेकिन उस पल लग रहा था कि किसी तरह इसे रोक लो, कोई मेरी मोना को रोक ले। पिछले 35 वर्षों से मैं उसे संभाल रही थी, आगे भी संभाल लूंगी, बस मोना को जाने मत दो। धीरज ने मोना के माथे पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। मोना, तेरे सारे कष्ट, सारे पूर्व कर्मों के लेख आज पूरे हो गए। जा बेटा, अब तू जा। और अगले ही पल उसकी कमजोर कलाई में फपकती नब्ज शांत हो गई। शायद मोना जाने के लिए धीरज की अनुमति चाह रही थी। मोना, मोनिका नाम था उसका, 4 भाइयों की छोटी लाडली बहन। मेरी शादी मोना के सबसे बड़े भाई धीरज से हुई थी। शादी से पहले जब पता चला कि ननद सिर्फ 4 साल की है तो मेरी बहनें चिढ़ाया करती, इतनी छोटी ननद है जीजी, गोद में खिलाना। चलो अच्छा है, ननद वाला रौब न जमाएगी, लेकिन तेरे लिए जिम्मेदारी ज़रूर बनेगी। मेरी जिम्मेदारी क्यों बनेगी? वह उसके अम्मा बाबूजी है तो फिर 3 भाभियाँ और भी तो आएंगी। अल्हड़ उम्र थी मेरी, जिम्मेदारी शब्द सुनते ही चिढ़ जाती। बस मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि मैं इस बच्ची से दूरी बनाकर रखूंगी, क्योंकि मुझे किसी तरह की जिम्मेदारी में नहीं फंसना। यह मैं सोच रही थी, लेकिन विधि ने कुछ और ही सोचा हुआ था। फेरों के समय मोना आकर मुझसे बिल्कुल सटकर बैठ गई। घूंघट की वजह से मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी और वह किसी तरह मेरा चेहरा देखने की लगातार कोशिश कर रही थी। कभी घूंघट के बाहर आंखें गराती तो कभी घूंघट खींचती। उसकी इस कोशिश पर मुझे हंसी आ रही थी। ससुराल पहुंची तब भी मोना मेरी साड़ी का छोर पकड़े मेरे साथ ही थी। एक कमरे में बैठा दिया गया और जैसे ही मेरा घूंघट ऊपर किया गया, मोना खुशी से नाचने लगी। अरे वाह, मेरी भाभी तो बहुत सुंदर है, देखो अम्मा तुमसे भी सुंदर है। उसकी इस बाल सुलभ हरकत पर न चाहते हुए भी मुझे प्यार आ गया। तब पहली बार उसे गौर से देखा। दुधिया रंग, बड़ी बड़ी बोलती आंखें और कंधे तक झूलते
घुंघराते बाल। मोना के लिए जो पूर्वाग्रह मेरे मन में था एक ही पल में चला गया। कितनी प्यारी बच्ची है, भला इससे कोई कैसे दूर रह सकता है। फ़ोन की घंटी से सोच का सिलसिला टूट गया। स्क्रीन पर छोटी देवरानी रेखा का नाम था। हाँ रेखा, 2 घंटे हो गए, बस खामोशी से चली गई हमारी मोना। सुबह किस टाइम तक आ जाओगे? सुधीर भैया और सुनीता भी सुबह आएंगे, रात में ही निकलने को कह रहे थे। मैंने मना कर दिया, जल्दबाजी से क्या होगा, वह तो चली गई। फ़ोन कटने के बाद फिर अतीत में पहुंच गई। मेरे बाद मोना की 2 भाभियां आई, रेखा और सुनीता, दोनों ही अच्छे स्वभाव की और सुलझी हुई है, लेकिन मोना की जान मुझ में ही बसती थी। अम्मा ने मोना को पूरी तरह से मुझे सौंप दिया था। सारे हक दे दिए थे जो एक माँ के होते हैं, लाड़ प्यार, पढ़ाना, डांटना, सब। तितली सी मोना मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती। घुंघरारे बाल उलझ जाते तो किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी। तब मैं उसे बातों में लगाकर हौले से तेल लगाते हुए एक एक लट सुलझाती। मोना अच्छे से पढ़ाई कर ले और गणित के सारे सवाल मुझसे समझ ले, फिर मैं चली जाऊंगी तो कौन समझाएगा। तुम कहाँ जाओगी भाभी? मायके जाना है मुझे 5 महीने के लिए। 5 महीने? क्यों भाभी? पहले तो इतने दिनों के लिए कभी नहीं गई तुम। ओहो, कितने सवाल करती है यह लड़की। बताओ न भाभी, तेरे लिए छोटा सा भतीजा या भतीजी लेने जाना है। अब खुश? सच्ची? फिर तो तुम जाओ, मैं पढ़ लूँगी और देखना, इस बार सबसे अच्छे नंबर लाके दिखलाऊंगी। मोना 8 साल की थी, पढ़ने में होशियार। सब कहते इसकी भाभी पढ़ाती है ना, इसलिए इतनी होशियार है, लेकिन मेरी मोना थी ही अनोखी। चलती हूँ अम्मा। मायके जाते वक्त अम्मा का आशीर्वाद लिया। ऐसा लग रहा था कुछ छूट रहा है। मन बेचैन था, शायद अनहोनी की दस्तक सुन रहा था। गाड़ी में बैठी तो धड़कन तेज हो गई। मैं गाड़ी से उतर गई। अम्मा जी बहुत घबरा रहा है। क्यों परेशान होती है बिटिया, सब अच्छा होगा। अम्मा को लगा कि मैं अपनी डिलीवरी को लेकर घबरा रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। मोना का माथा चूमा। अम्मा, मेरी मोना का ख्याल रखना। पता नहीं क्यों ये शब्द मेरे मुंह से निकले। मायके में सब मेरा पूरा ख्याल रख रहे थे, लेकिन मेरा मन उस बच्ची की आंखों में अटका हुआ था। जाने क्या प्यार था हमारे बीच की। मैं उसे हर दिन याद करती। धीरज को जब भी चिट्ठी भेजती तो मोना के बारे में ज़रूर पूछती। आजकल की तरह वीडियो कॉल करना संभव होता तो मैं पक्का दिन में कई बार उसे वीडियो कॉल करती। 2 महीने बाद नन्हा सुमित मेरी गोद में आ गया। पापा ने चिट्ठी की जगह फ़ोन किया ताकि खुशखबरी पहुंचने में वक्त न लगे। मेरी ससुराल में फ़ोन नहीं था, इसलिए पापा ने बस खबर करवा दी कि लड़का हुआ है। मुझे उम्मीद थी कि इस खबर को सुन अगले ही दिन कोई न कोई आएगा। काश मोना को भी ले आए, कितनी खुश होगी छोटे से भतीजे को गोद में लेकर। अगले 1 हफ्ते तक ससुराल से न कोई आया और न ही किसी ने फ़ोन किया। पापा को चिंता हुई तो उन्होंने दोबारा फ़ोन किया। पता चला अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कोई नहीं आ पाया। करीब 20 दिनों बाद धीरज आए। चेहरा बुझा हुआ था, मानो किसी गहरी समस्या से जूझ रहे हो। अम्मा कैसी है? ठीक है। और मोना? उसने आने की जिद की होगी, ले आते उसे, मैं भी मिल लेती उससे। मिल लेना, थोड़े दिनों में तो घर आ ही जाओगी। धीरज की आवाज़ में बेचैनी थी। वे मुझसे आंखें चुरा रहे थे। मैंने सोचा हो सकता है अम्मा की तबीयत को लेकर परेशान हो। 3 महीने बाद मैं ससुराल लौट रही थी। रास्ते भर जाने क्या क्या सोच रही। अम्मा सुमित को देख कितनी खुश हो जाएगी, बिल्कुल धीरज पर गया है ना। और मोना, उसे तो खिलौना मिल जाएगा, सारे दिन गोद में ले घूमती फिरेगी। विचारों में खोए हुए कब घर आ गया पता ही नहीं चला। दरवाजे पर अम्मा खड़ी थी। इन 5 महीनों में चेहरा बिल्कुल बदल गया था। उम्र 10 साल बढ़ गई थी। तबीयत खराब थी शायद, इसलिए। खैर, अब मैं आ गई हूँ, अम्मा का पूरा ख्याल रखूंगी। अम्मा बाबूजी के पैर छू सुमित को उनकी गोद में थमा दिया। अम्मा की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। दिल धक से रह गया। सब ठीक तो है ना मोना? मोना कहीं नजर नहीं आ रही। अम्मा कहाँ है? मैंने बौखला कर मोना को पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। मैं तेजी से घर के अंदर की ओर दौड़ी। अम्मा के कमरे में कदम रखा और मैं जड़ हो गई। मोना बिस्तर पर थी, पथराई हुई आंखें, तिरछा मुंह, शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थी। 5 महीने पहले जिस हंसती खेलती बच्ची को
छोड़कर गई थी, आज वह जिंदा लाश बनी हुई थी। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर गिर गई। माँ, चाचा चाची आ गए। सुमित की आवाज़ से मैं वर्तमान में लौटी। उठकर बाहर आई, सामने सुनीता थी, बिलखती हुई मुझसे लिपट गई। दीदी, क्या कहकर आपको सांत्वना दूँ? मोना हमारी ननद थी, लेकिन आपकी तो बेटी ही थी। उसकी देखभाल करने के लिए आपने दूसरी संतान के बारे में भी नहीं सोचा। रात के 2 बज रहे हैं सुनीता, तुम तो सुबह आने वाले थे। फिर भाभी, आपको इस हालत में अकेले कैसे छोड़ सकते थे हम? सुधीर भैया ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। दुख तो हम सभी को था, उनकी भी तो छोटी बहन थी। मैंने इतने साल मोना की देखभाल की तो सुधीर भैया और सुनीता ने अम्मा बाबूजी का ख्याल रखा। वहीं उमेश भैया और रेखा लगातार आर्थिक रूप से सहयोग करते रहे। बिना पूरे परिवार की मदद के यह लंबी तपस्या संभव नहीं थी। मुझे आज भी वह दिन याद है भाभी। आपको मायके गए 15 दिन हुए थे। दोपहर में अम्मा आराम कर रही थी और मोना पढ़ रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली उसे खेलने के लिए बुलाने आई। मोना उसके साथ खेलने चली गई। दोनों खेलती हुई छत पर जा पहुंची। दोनों छुपन छुपाई छत पर खेलने लगी। फिर न जाने कैसे छत पर जिस तरफ मुंडेर नहीं थी, वहां से मोना सिर के बल आंगन में आ गिरी। बात पूरी करते करते सुधीर की हिचकी बंध गई। मोना को तुरंत डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। उन्होंने दिल्ली रेफर कर दिया। बहुत मुश्किल वक्त था। तुम डिलीवरी के लिए मायके में थी, अम्मा सदमे में थी। बस हम तीनों भाई एक दूसरे को हौसला देते मोना को ले दिल्ली पहुँचे। सारे टेस्ट हुए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि मोना के दिमाग में गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से उसके उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। धीरज ने मोना के पार्थिव शरीर की ओर देखते हुए कहा, हाँ, अब शरीर ही तो रह गया था। वो जो कभी घर की रौनक थी, पूरे परिवार की जान थी, सिर्फ 8 साल की उम्र में जिंदा लाश बन गई और अगले 35 साल ऐसे ही बिस्तर पर रही। बहुत मुश्किल था हमारे लिए अपनी लाडली को इस तरह तिल तिल कर हर दिन मरते देखना। मैं दिन रात उसकी सेवा कर रही थी, हर संभव प्रयास कर रही थी जिससे उसे ठीक किया जा सके, लेकिन उसे ठीक नहीं होना था और नहीं हुई। उसकी पथराई आंखों में हर रोज कुछ सवाल तैरते थे, जैसे कह रही हो, क्यों भाभी, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? इस अबोले सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। नीतू, उमेश और रेखा पहुंचने वाले हैं, तैयारी करो। खिड़की से बाहर देखा, आसमान में हल्की लालिमा छा गई थी। कैसी सुबह आई है आज धीरज, हमारी मोना को ले जाने। मोना को ले जाने नहीं नीतू, उसे मुक्त करने। आज हमारी मोना सारे कष्टों से छूट गई है। हाँ, सच ही तो है। मोना 35 साल की सजा से मुक्त हो गई है, फिर से लौट आने के लिए। बस इस बार आए तो खुश रहने के लिए आए, चहकने के लिए आए और लंबी व स्वस्थ उम्र लेकर आए। अनायास ही मेरे हाथ जुड़ गए। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब